ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड के सेकंड पार्ट में हम लोगों ने स्टडी किया था अबाउट द रिफ्लेक्शन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। इस पार्ट में हम स्टडी करेंगे अबाउट द रिफ्लेक्शन थ्रू अ ट्रायंगुलर प्रिज्म। नाउ व्हाट इज ट्रायंगुलर प्रिज्म? ट्रायंगुलर प्रिज्म क्या होता है? ट्रायंगुलर प्रिज्म इट इज अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट मेड ऑफ ग्लास विथ टू ट्रायंगुलर बेसिस एंड थ्री रेक्टेंगुलर सरफेसेस। देखो यहाँ पर क्या है, ये हमारे पास में एक ट्रायंगुलर प्रिज्म है, ट्रायंगुलर प्रिज्म का जिसका मैंने 2D स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाया हुआ है। लेकिन दिस इज द एक्चुअल ट्रायंगुलर प्रिज्म जिसमें तीन लेटरल सरफेसेस होती हैं, तीन लेटरल रेक्टेंगुलर सरफेसेस। देखो वन, दिस इज द फर्स्ट वन, दिस वन इज द सेकेंड एंड दिस इज द थर्ड वन। ये तीन रेक्टेंगुलर सरफेसेस हैं और साथ में प्रेजेंट होते हैं दो ट्रायंगुलर बेसिस। नॉर्मली क्या होता है कि अगर हम प्रिज्म को इस फॉर्म में स्टडी करते हैं तब स्टडी करना या इसके बारे में समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम सिंपल सा ट्रायंगुलर प्रिज्म को एक ट्रायंगल के फॉर्म में स्टडी करेंगे। ट्रायंगल के फॉर्म में हम इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगी दैट द ट्रायंगुलर प्रिज्म इट इज जस्ट लाइक एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की तरह से होता है जिसका हर एंगल 60 डिग्री पर होता है। नाउ द एंगल बिटवीन द टू ट्रायंगुलर surface, that is the two lateral surfaces, it is known as the angle of prism and it is about 60 degrees to each other. lateral surfaces जो होती हैं triangular prism की they are not parallel to each other, लेकिन rectangular glass slab में हमने स्टडी किया था, हमने पढ़ा था कि rectangular glass slab की जो opposite surfaces होती हैं they are parallel to each other, जिसकी वजह से इंसिडेंट रे एंड एमर्जेंट रे दे आर पैरेलल टू वन अनदर। लेकिन ट्रायंगुलर प्रिज्म के अंदर क्योंकि लेटरल सरफेसेस एक दूसरे के पैरेलल नहीं होती, एक दूसरे से इंक्लाइंड होती हैं एट एन एंगल, देयरफॉर द इंसिडेंट बीम इट इज नॉट पैरेलल टू एमर्जेंट बीम, इट इज ऑलवेज विद एन एंगल। या हम ये भी बोल सकते हैं कि एक एंगल से डेविएट कर जाती है इंसिडेंट बीम इनटू द एमर्जेंट बीम। अब देखो दिस इज दी, अगर हम बीसी अगर हम सरफेस के ऊपर प्रिज्म को रखते हैं देन इंसिडेंट बीम इट एंटर्स थ्रू द सरफेस AB सरफेस से इंसिडेंट बीम एंटर करेगी, एंटर करने के बाद में एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाएगी, रिफ्रैक्ट करेगी टुवर्ड्स दिस लाइन, दिस इज द रिफ्लेक्टेड लाइन, और दिस रिफ्लेक्टेड लाइन इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी, मतलब कि बेस BC की तरफ बेंड करेगी। Now this reflected ray it again refracted into the outside the glass prism और बेंड करती है, इट इज अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब ये नॉर्मल से दूर बेंड करेगी एंड इट इज ऑल्सो अगेन टूवर्ड्स द बेस दैट इज द BC। अब ऐसा क्यों है कि यहाँ पर प्रिज्म में जब लाइट रे एंटर करती है तो बेंड करती है टुवर्ड्स द नॉर्मल। देखो यहाँ पर अगर हम देखते हैं बाहर, प्रिज्म के बाहर इट इज द रेयरर मीडियम, ये रेयरर मीडियम है, रेयरर मीडियम से इंसिडेंट बीम लाइट एंटर करती है थ्रू द ग्लास सरफेस AB, डेंसर मीडियम में एंटर करेगी, डेंसर मीडियम में एंटर करेगी तो बेंडिंग होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल क्योंकि स्पीड लाइट की कम हो जाएगी। उसके बाद में दूसरी बार जब रिफ्रैक्शन होता है then the light ray it travels from the denser to the rarer medium, और अब जो बेंडिंग होगी लाइट रे की इट इज अवे फ्रॉम द नॉर्मल से अवे होगी, दिस इज द नॉर्मल ओवर हियर, n डैश इज द नॉर्मल एट दिस प्लेन एंड m डैश इज द नॉर्मल एट दिस प्लेन दैट इज AC। तो यहाँ पर बेंड कर रही है अगेन अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगी इट इज टुवर्ड्स द बेस। तो सीधा सा हमने कंक्लूजन निकाला कि दो बार रिफ्रैक्शन होता है इनसाइड द ग्लास प्रिज्म और दोनों ही बार जो लाइट रे बेंड करती है इट बेंड्स टुवर्ड्स द बेस BC दैट इज टुवर्ड्स द थिकर पोर्शन ऑफ द ग्लास प्रिज्म। अब देखो यहाँ पर अगर हम इंसिडेंट बीम को आगे तक प्रोड्यूस कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज डॉटेड लाइंस तो इंसिडेंट बीम का ये पाथवे हो गया, और इसी तरीके से हम एमर्जेंट बीम को बैकवर्ड हम प्रोड्यूस कर देते हैं, आगे तक बढ़ा देते हैं तो एमर्जेंट बीम का पाथवे ये वाला हो गया। तो कंक्लूजन हम क्या निकाल सकते हैं कि इंसिडेंट बीम जब ट्रेवल करती है इन द स्ट्रेट लाइन तो ग्लास प्रिज्म में एंटर होने के बाद में, डेंसर मीडियम में एंटर होने के बाद में ये क्या करती है, ये अपनी पाथवे से डेविएट हो जाती है और डेविएट होके एमर्जेंट रे की फॉर्म में बाहर निकलती है एंड बेंड्स टुवर्ड्स द base that is the towards the thicker portion of the prism. Now the angle between the
इंसिडेंट रे एंड द एमर्जेंट रे, इट इज नोन एज द एंगल ऑफ डेविएशन, इसे हम कहेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। अब देखो, क्योंकि यहाँ पर लेटरल सर्फेसेस दे आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर, therefore the incident beam, it is not parallel to the emergent beam. However, the angle between the normal and the incident beam, that is the angle of incidence, it is equal to the angle of emergence. एंगल एक दूसरे के इक्वल होंगे लेकिन रेज एक दूसरे के पैरेलल नहीं होंगी। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम इसमें आगे आ जाते हैं तो हम, मैंने जो यहाँ पर लिख रखा है, दैट इज व्हेन अ रे ऑफ लाइट मूव्स फ्रॉम वन सरफेस टू अनदर इट बेंड्स, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। द रे ऑफ लाइट फ्रॉम एयर इज इंसिडेंट ऑन द ग्लास सरफेस AB, ऑन हिटिंग द सरफेस AB इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल टुवर्ड्स द बेस BC। यहाँ पर देखो, यहाँ पर बिल्कुल मैंने दोबारा से इस फिगर को यहाँ पर शो कर दिया है, तो जो कुछ भी यहाँ पर नोट्स में लिखा हुआ है इसको हम इस फिगर की फॉर्म में फिर से हम एक बार स्टडी कर सकते हैं। At the surface AC, the light ray moves from glass to air. It again bends but away from the normal, that is towards the base BC. When a ray of light passes through the prism, it bends towards the base, that is thicker part of the prism. It is moved because now it has moved from an optically denser medium to an optically rarer medium. The peculiar shape of the prism, it makes the emergent ray bend at an angle to the direction of incident ray. मतलब कि ट्रायंगुलर प्रिज्म की पेक्यूलियर जो शेप है यही इंसिडेंट बीम और एमर्जेंट बीम को एक ही डायरेक्शन में बेंड करने के लिए कंपेल करती है। नाउ एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो गया, दैट इज द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द एमर्जेंट रे। देखो जैसे अभी पीछे बताया था कि दिस इज द ग्लास स्लैब, ये ग्लास स्लैब है, इसके अपोजिट सरफेसेस दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, लेकिन प्रिज्म के अंदर अपोजिट सरफेसेस दे आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर, and because the opposite lateral surfaces they are parallel to each other in the glass slab, then the incident ray and the emergent ray they are also parallel to each other। लेकिन प्रिज्म के अंदर क्योंकि lateral surfaces they are not parallel to each other, therefore the incident beam and the emergent beam they are also not parallel to each other। लेकिन दोनों ही केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ एमर्जेंस एक दूसरे के इक्वल होंगे। एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दोनों के बीच में डिफरेंस लिखने के लिए आता है और दोनों के बीच में कंपैरिजन भी आता है। नाउ व्हाट इज डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म। देखो सबसे पहले न्यूटन ने एक्सपेरिमेंट किया था, और न्यूटन ने एक्सपेरिमेंट किया था इन द ईयर 1665। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स किए थे ग्लास प्रिज्म के साथ में और डिस्कवर किया था कि जब भी व्हाइट लाइट पास होती है थ्रू द ग्लास प्रिज्म तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन होता है, क्योंकि लाइट रे एंटर करती है फ्रॉम द रेयरर टू द डेंसर मीडियम, और रिफ्रैक्शन के साथ में डिस्पर्शन होता है। डिस्पर्शन का मतलब होता है कि व्हाइट लाइट स्प्लिट हो जाती है इनटू डिफरेंट कलर्स, और ये जो कलर्स हैं दे आर 7 इन नंबर, ये 7 है नंबर में, और हर कलर की अपनी अलग स्पीड होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि रेड कलर्स द लाइट, red colored light, it has different speed in comparison to the different colors light of the other colors which are present in the white light। अब देखो यहाँ पर क्या है कि अगर व्हाइट कलर की लाइट, सपोज इट इज अ सनलाइट, व्हाइट कलर की लाइट जो भी लाइट डिफरेंट कलर्स में 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है, सेग्रीगेट हो जाती है, दैट इज नोन एज दी व्हाइट लाइट, चाहे वो बल्ब की लाइट हो, ट्यूबलाइट की लाइट हो, या फिर वो सनलाइट हो। तो अगर हम प्रिज्म के अंदर व्हाइट लाइट को एंटर करवाते हैं, देन इट गेट्स स्कैटर्ड, देन इट गेट्स डिस्पर्स्ड एंड देन इट गेट्स रिफ्लेक्टेड इनटू 7 कलर्स, और 7 कलर्स में रिफ्रैक्ट होती है या स्कैटर होती है या डिस्पर्स होती है, बिकॉज इनकी वेलोसिटी हर कलर्ड लाइट की वेलोसिटी अलग है। रेड कलर्ड लाइट की वेलोसिटी सबसे ज्यादा होती है तो डेविएशन सबसे कम होता है, लेकिन वहीं पर अगर हम ये वायलेट कलर लेते हैं तो वायलेट कलर की स्पीड वेलोसिटी सबसे कम होती है और डेविएशन सबसे ज्यादा होता है। तो जो 7 कलर्स हैं, 7 कलर्स में हम ये 7 कलर्स ले लेते हैं, विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ठीक है, अब देखो क्योंकि ये 7 कलर्स हैं और 7 कलर्स की वेलोसिटी अलग है, स्पीड अलग है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि अगर हम यहाँ पर एक स्क्रीन रख देते हैं तो स्क्रीन में बिकॉज ऑफ द डिफरेंट डेविएशंस
एक स्पेक्ट्रम बना लेते हैं, एक बैंड बना लेते हैं कलर्ड लाइट्स का, एंड दैट बैंड ऑफ कलर्ड लाइट्स इट इज नोन एज द स्पेक्ट्रम। अब क्योंकि रेड कलर की वेलोसिटी सबसे ज्यादा है तो डेविएशन सबसे कम होगा। रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है लेकिन फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर सबसे टॉप बॉटम में लेते हैं तो वायलेट कलर है। वायलेट कलर में डेविएशन मैक्सिमम है, यहाँ पर देखो मैक्सिमम डेविएशन है वायलेट कलर में, बिकॉज इट्स वेलोसिटी इज वेरी वेरी लेस इन कंपैरिजन टू द रेड कलर लाइट। रेड कलर लाइट की कंपैरिजन में वायलेट कलर की वेलोसिटी बहुत ज्यादा कम है, लेकिन फ्रीक्वेंसी उतनी ही ज्यादा है और वेवलेंथ भी कम है। तो हम ये कह सकते हैं कि वेवलेंथ इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी, लेकिन फ्रीक्वेंसी इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी एज वेल एज वेवलेंथ। तो इसका मतलब क्या हो गया कि रेड कलर डेविएशन सबसे कम, वेलोसिटी सबसे ज्यादा एंड वेवलेंथ सबसे ज्यादा, फ्रीक्वेंसी भी सबसे कम। बिल्कुल उसी तरीके से व्हाइट लाइट में वेलोसिटी लीस्ट, डेविएशन मैक्सिमम, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम एंड वेवलेंथ लीस्ट। राइट, अब यहाँ पर इस तरीके से मैंने अरेंज कर दिया है कि रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट, इट इज डिक्रीजिंग वेवलेंथ। रेड से जब हम वायलेट की तरफ बढ़ते हैं तो वेवलेंथ डिक्रीज होती चली जाती है लेकिन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती चली जाती है। ना, अब आइजैक न्यूटन ने एक एक्सपेरिमेंट तो किया था ग्लास प्रिज्म को लेके। उन्होंने व्हाइट लाइट के बारे में बताया था कि व्हाइट लाइट सेग्रीगेट हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है इनटू डिफरेंट कलर्स व्हेन इट एंटर्स इनटू द प्रिज्म। लेकिन उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट ये किया था कि एक उन्होंने ग्लास प्रिज्म रखा, ग्लास प्रिज्म से उन्होंने व्हाइट लाइट को एंटर करवाया एंड इट स्प्लिट्स इनटू 7 कलर्स। उन्होंने सोचा कि अगर मैं एक और प्रिज्म रख देता हूँ तो उस केस में क्या होगा, जो 7 कलर्स हैं ये फर्दर स्प्लिट हो सकते हैं या नहीं। लेकिन वो एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि अगर हम सेकंड प्रिज्म रखते भी हैं तब भी 7 कलर्स फर्दर स्प्लिट नहीं होते। लेकिन अगर उसी प्रिज्म को उन्होंने इन्वर्टेड पोजीशन में रखा, इन्वर्टेड पोजीशन का मतलब है कि बेस को उन्होंने अपर साइड में रखा और टॉप को लोअर साइड में रखा, देन व्हाट ही फाउंड, उन्होंने ये पाया कि व्हाइट लाइट व्हेन इट एंटर्स इनटू द ग्लास प्रिज्म इट स्प्लिट्स इनटू 7 कलर्स। लेकिन वही 7 कलर्स को when he passed into an inverted prism, then again these 7 colors they recombined to form a white light on the screen। मतलब कि जो स्क्रीन उन्होंने लगाई थी, जो 7 कलर्स फर्स्ट प्रिज्म में जो कि सीधा था उसमें स्प्लिट हुए थे इनटू, मतलब व्हाइट लाइट स्प्लिट हुई थी इनटू 7 कलर्स। जब उन्होंने इन्वर्टेड प्रिज्म से सेम 7 कलर्स को फिर से पास किया, then they recombined again to form a similar white light and a patch of that white light it is obtained on the screen। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन क्या निकला, ऑब्जर्वेशन ये निकला कि अगर हम प्रिज्म को सीधा रखते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर हम ये लेते हैं तो व्हाइट लाइट स्प्लिट हो जाएगी 7 कलर्स में। लेकिन अगर हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस को अपोजिट साइड में ले जाते हैं तो जो 7 कलर्स हैं दे अगेन रिकम्बाइन टू फॉर्म अ व्हाइट लाइट। नाउ व्हाट इज रेनबो? रेनबो क्या है? रेनबो इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ द स्पेक्ट्रम, फॉर्मेशन ऑफ स्पेक्ट्रम। नॉर्मली क्या होता है रेनबो? इट इज एन आर्च ऑफ 7 कलर्स। आर्च ऑफ 7 कलर्स फॉर्म ड्यू टू द डिस्पर्शन ऑफ सनलाइट। और सनलाइट का डिस्पर्शन होता है बिकॉज ऑफ द टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर आफ्टर रेन। रेन होने के बाद में जब छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स एटमॉस्फेयर में रह जाते हैं, these water droplets they act as tiny prism, प्रिज्म की तरह से एक्ट करते हैं। तो सनलाइट जब उन रेन ड्रॉप्स में एंटर होती है, मान लो ये एक रेन ड्रॉप है और इसमें सनलाइट एंटर हो रही है थ्रू दिस पॉइंट बी, तो यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि मीडियम चेंज हो गया, मीडियम चेंज हो गया, यहाँ पर एयर प्रेजेंट है एंड इनसाइड द ड्रॉपलेट वाटर इज प्रेजेंट, एंड बिकॉज ऑफ द चेंज इन मीडियम रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस। Refraction as well as dispersion takes place. Dispersion of white light into 7 colors. That is the spectrum. तो यहाँ पर क्या हुआ, वाटर ड्रॉपलेट के अंदर जब ए बी लाइट एंटर होगी तो एक बार रिफ्लेक्शन होगा, डिस्पर्शन होगा। अब ये जो 7 कलर्स हैं जब ये सेकेंड सरफेस, रेन ड्रॉप की सेकेंड सरफेस पर हिट करेंगे, देन हेयर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस। मतलब क्योंकि मीडियम सेम है, सेम मीडियम होने की वजह से क्या होगा
कि यहाँ पर रिफ्रैक्शन नहीं होगा, रिफ्लेक्शन होगा, और रिफ्लेक्शन होगा टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन, अंदर ही अंदर रिफ्लेक्शन होगा। जो 7 कलर्स हैं ये रिफ्लेक्ट बैक होंगे, रिफ्लेक्ट बैक होने के बाद में ये वाटर मीडियम से अगेन डेंसर मीडियम से फिर से रेयरर मीडियम यानी एयर में वापस आएंगे, तो यहाँ पर फिर से एक बार रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर जब भी रेनबो फॉर्मेशन होता है तो वाटर ड्रॉपलेट के अंदर 2 बार तो होता है रिफ्लेक्शन और 1 बार होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब देखो एक और चीज थी इसके अंदर, एक और जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट था, अगर हम यहाँ पर स्पेक्ट्रम को देखते हैं तो स्पेक्ट्रम को जब हम यहाँ पर देखेंगे तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि बिकॉज द रेड कलर इट इज लीस्ट डेविएटेड, ये लीस्ट डेविएटेड है तो ये स्पेक्ट्रम में टॉप पोजीशन पर आएगी, और वायलेट कलर बिकॉज इट इज मैक्सिमम डेविएशन है यहाँ पर तो ये एकदम बॉटम में आ जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ वाटर ड्रॉपलेट की बात करेंगे सेम केस यहाँ पर होगा, तो इस केस में क्या होगा कि रिफ्रैक्शन के बाद डिस्पर्शन हुआ, डिस्पर्शन में रेड कलर टॉप पर आ गया और सिमिलरली यहाँ पर वायलेट कलर एट द बॉटम आ गया। यहाँ पर जब रिफ्लेक्शन होगा, इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, रेड कलर टॉप पर ही रहेगा और वायलेट कलर बॉटम में ही रहेगा। सो दिस इज हाउ रेनबो फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। रेनबो फॉर्मेशन कब जब भी होता है, अगर हम सन की तरफ अपनी बैक करके खड़े होते हैं तो हमें अपोजिट साइड में दिखाई देता है, अपोजिट टू द सन, अपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ द सनलाइट, मतलब सन के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में हमें रेनबो दिखाई देता है। तो यहाँ पर हमने क्या कंक्लूड किया, एट बी रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्शन टेक्स प्लेस, एट सी internal reflection takes place, that is the total internal reflection, and at D refraction and dispersion they again takes place। 2 बार refraction and dispersion हुआ और एक बार क्या हुआ, एक बार हुआ total internal reflection। Now what is atmospheric refraction? This is again the phenomena of refraction। देखो नॉर्मली क्या होता है, यूनिवर्स में एटमॉस्फेयर प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन हमारी अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ ब्लैंकेट, मतलब एक बहुत बड़े एरिया में एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है। एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत सारी एयर की लेयर्स प्रेजेंट हैं एंड दीज एयर लेयर्स दे हैव डिफरेंट टेम्परेचर्स, में टेम्परेचर डिफरेंट है, ऑप्टिकल डेंसिटी डिफरेंट है, टेम्परेचर डिफरेंस करता है एट डिफरेंट एल्टीट्यूड्स की वजह से, डिफरेंट जो कंडीशंस है, जोग्राफिकल कंडीशंस है उनकी वजह से भी। और दूसरा हम ये भी कह सकते हैं कि एयर लेयर्स में से कुछ लेयर्स हॉटर होती हैं, इसका मतलब क्या हो गया, रेयरर मीडियम हो गया, ऑप्टिकल डेंसिटी उनकी कम हो गई। और कुछ एयर लेयर्स कोल्डर होती हैं जिनकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होती है, और ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होती है तो उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज्यादा होता है। तो नॉर्मली क्या होता है, जब लाइट रे एंटर करती है इनटू दीज ऑप्टिकल डेंसिटी से डिफरेंट लेयर्स के अंदर, एयर की डिफरेंट लेयर्स के अंदर, तो वहां पर लाइट का रिफ्रैक्शन होता है। और लाइट रे जब वेरियस लेयर से एटमॉस्फेयर से पास करती है तो वो डेविएट होती है, और डेविएट होती है तो बहुत सारे इंटरेस्टिंग फिनोमिना होते हैं। इंटरेस्टिंग फिनोमिना जो होते हैं उनमें फर्स्ट हम स्टार्स स्टडी करेंगे अबाउट ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। स्टार क्या है, स्टार एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो हमसे बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर प्रेजेंट है, जिसकी अपनी खुद की लाइट है, और वो लाइट जब हमारी आईज तक आती है तो वो पास होती है फ्रॉम डिफरेंट हैविंग डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटीज, मतलब एयर लेयर्स की अलग अलग ऑप्टिकल डेंसिटी से होती हुई वो हमारी आईज तक आती है। अब क्योंकि मीडियम चेंज होते रहेंगे, स्टार पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट की तरह से एक्ट करता है, बहुत दूर है, तो स्टारलाइट जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो उसमें कंटिन्यूअसली रिफ्रैक्शन होता है। रिफ्रैक्शन होता है बिकॉज ऑफ द डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटीज, बिकॉज ऑफ द चेंजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, डेंसर टू रेयरर। ठीक है, हॉटर से कोल्डर, कोल्डर से हॉटर, तो पाथवे क्या हो जाता है, इस तरीके से जिगजैग पाथवे बन जाता है। ठीक, अगर हम नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में देखें तो एट द अबव इन द एटमॉस्फेयर द एयर लेयर इट इज वेरी रेयर, मतलब ऑप्टिकल डेंसिटी एयर लेयर की बहुत कम होती है। लेकिन अगर हम जैसे जैसे हम अर्थ पर नीचे आते चले जाते हैं, जो एयर है इट बिकम्स ऑप्टिकली डेंसर, मतलब कि ऑप्टिकल डेंसिटी उसकी बढ़ती चली जाएगी। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि वहां पर बहुत सारी गैसेस हमारी अर्थ पर प्रेजेंट है जो कि एटमॉस्फेयर की एयर के अंदर मिक्सअप हो जाती है,
तो एयर की डेंसिटी इंक्रीज होती चली जाती है। जब अब कोई भी लाइट रे रेयरर से डेंसर मीडियम में आती है देन इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, और जब टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करती है, या हम ये भी कह सकते हैं कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स के केस में बिकॉज ऑफ द वेरिंग ऑप्टिकल डेंसिटी एयर स्टार की लाइट कभी हमें ब्राइट दिखाई देगी, कभी हमें डिम दिखाई देगी। जब हमारे पास सीधी लाइट आती है, जब लाइट रे बेंड करती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो हमें ब्राइट लाइट दिखाई देती है, और जब लाइट रे बेंड करती है टुवर्ड्स द नॉर्मल तो हमें डिम लाइट दिखाई देती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिगजैग पाथवे जो बना लाइट रे का, एंड बिकॉज ऑफ दिस जिगजैग पाथवे स्टार हमें ट्विंकल करता हुआ दिखाई देता है। इसका हम एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं बहुत छोटा सा समझने के लिए, कि मान लो हम विंटर्स में हम नॉर्मली क्या करते हैं, हम लोग बॉन फायर करते हैं। बॉन फायर करते हैं तो हम लोग जब आग जलाते हैं, जब फायर के ऊपर का जो अब अपोजिट साइड में जो ऑब्जेक्ट होता है वो कई बार हमें अपनी जगह से डेविएट करता हुआ दिखाई देता है, मतलब मूव करता हुआ दिखाई देता है। नॉर्मली क्या होता है ऐसा, क्योंकि फायर के ठीक ऊपर की जो एयर होती है इट इज वेरी हॉटर, हॉटर होती है इन कंपैरिजन टू दी और अबव जो एयर होती है उसके कंपैरिजन में। तो जो लाइट रे उस ऑब्जेक्ट से हमारी आईज तक आती है वो हमें ऐसा लगता है कि डेविएट कर रही है बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन। यही सेम केस ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स में होगा। स्टार्स की लाइट जब हमारी आईज तक आएगी देन बिकॉज ऑफ द डिफरेंट ऑप्टिकल या वेरिंग ऑप्टिकल डेंसिटी इट समटाइम्स अपीयर ब्राइट एंड इट समटाइम्स अपीयर डिम। अभी मैंने एक और आप लोगों को कंडीशन बताई थी कि एयर लेयर्स एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ जो होती हैं वो होती हैं रेयरर, लेकिन जैसे जैसे हम अर्थ एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं और अर्थ की सरफेस के पास आते हैं एयर की डेंसिटी बढ़ती चली जाती है। देन द लाइट रे विच एंटर्स इनटू आवर आईज फ्रॉम द स्टार इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, और जब वो नॉर्मल की तरफ बेंड करती है तो स्टार हमें अपनी पोजीशन से थोड़ा ऊपर की तरफ उठा हुआ दिखाई देता है। इसी का एक एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को अपने पिछले वीडियो में जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का था उसमें मैंने बताया था कि अगर हम बीकर के अंदर एक पेंसिल डालते हैं तो पेंसिल हमें टूटी हुई दिखाई देती है, दैट इज बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन कहाँ पर हुआ, क्योंकि लाइट रे एंटर हुई फ्रॉम दैट फ्रॉम दैट पेंसिल टुवर्ड्स आवर आई, तो वो डेंसर से रेयरर की तरफ जाती है, तो इस पेंसिल हमें उठी हुई दिखाई देती है। सेम इज द केस विद द कॉइन ऑल्सो। लेकिन यहाँ पर बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन द स्टार्स की जो अपेरेंट पोजीशन है ये ऊंचाई की तरफ होती है इन कंपैरिजन टू द एक्चुअल पोजीशन ऑफ द स्टार। ठीक है, अच्छा। सिमिलरली एक और क्वेश्चन है दैट व्हाई प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल। अभी मैंने बताया स्टार्स ट्विंकल करते हैं लेकिन प्लैनेट्स नहीं करते। प्लैनेट्स ट्विंकल क्यों नहीं करते, स्टार्स हमसे बहुत दूर है, दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम अस एंड अपीयर पॉइंट साइज टू अस। तो इसीलिए जब लाइट आती है स्टार से इट इज कमिंग फ्रॉम वन पॉइंट सोर्स, सो ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम दिस पॉइंट सोर्स स्टार्स अपीयर टू ट्विंकल, क्योंकि जो लाइट एंटर होती है अर्थ के एटमॉस्फेयर में वो डेविएट करती है अपने ओरिजिनल पाथवे से। बट इन केस ऑफ प्लैनेट्स दे आर वेरी क्लोजर टू अस, अब बहुत क्लोज होने की वजह से दे अपीयर मच बिगर, तो एक पॉइंट सोर्स की तरह से एक्ट नहीं करेंगे। अगर हम प्लैनेट लेंगे तो प्लैनेट बिकॉज दे आर बिगर इन साइज बहुत सारे पॉइंट सोर्स बन जाएंगे उन प्लैनेट्स के अंदर। अगर एक पॉइंट से लाइट हमारे पास तक आती है तो उसका इफेक्ट दूसरा पॉइंट सोर्स कैंसिल आउट कर देता है, नलीफाई कर देता है, और नलीफाई करने की वजह से जो डिमिंग इफेक्ट है of some of the points of light coming from planet it is nullified by brightening effect of light coming from other points। तो इसीलिए प्लैनेट्स कभी भी ट्विंकल नहीं करती। अगर 1 मार्क का क्वेश्चन आता है तो हम एक छोटा सा आंसर लिख सकते हैं इसमें, that continuously changing atmosphere is unable to cause variations in the light coming from a big sized planet because of which the planet does not twinkle at all। now एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन का एक और एग्जाम्पल है एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। सेम है इसका भी रीजन कि जब लाइट एंटर करती है, स्टार क्या है मतलब सन क्या है, इट इज ऑल्सो ए स्टार, बहुत जो कि हमारे नजदीक है, तो स्टार की अपनी लाइट है, और स्टार की अपनी लाइट होने की वजह से क्या होगा कि बिकॉज ऑफ द वेरिंग डेंसिटी ऑफ एयर इन द एटमॉस्फेयर, तो जो स्टार लाइट है, जो सन की लाइट हमारे पास तक आएगी वो क्या करेगी, क्योंकि
अबव द एटमॉस्फेयर एयर लेयर इट इज ऑप्टिकली रेयरर, लेकिन जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आते हैं सेम केस हो गया, एटमॉस्फेयर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली डेंसर हो जाएगा, और जो स्टार की लाइट, सन की लाइट हमारे पास तक आएगी, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। और बिकॉज ऑफ दिस बेंडिंग ऑफ सनलाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल, हमें अपेरेंट पोजीशन स्टार की अबव द हॉरिजन दिखाई देगी। हॉरिजन क्या है? हॉरिजन वो जगह है जहां पर हम खड़े होते हैं, जहां से हम सन को देखते हैं। तो सन एक्चुअली राइज करता है उससे ठीक 2 मिनट पहले हमें दिखाई दे जाता है, बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। इसी तरीके से अगर हम सनसेट देखते हैं तो सनसेट में भी सन हमें 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है, बिकॉज ऑफ दिस एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन ओनली। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम अगर नॉर्मल डे लेंथ देखते हैं तो इट इज 4 मिनट्स लार्जर, 4 मिनट्स ग्रेटर देन द एक्चुअल डे लेंथ। ठीक है, तो मतलब कि सन हमें 2 मिनट पहले दिखाई देता है और 2 मिनट बाद तक दिखाई देता रहता है सनसेट से। So this is how advanced sun rays and delayed sunset we have to study. We studied because of the atmospheric refraction. Now what is scattering of light? लाइट की स्कैटरिंग क्या होती है? अभी मैंने एक बार वर्ड बीच में यूज किया था, स्कैटर करती है लाइट, डिस्पर्स करती है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब हो जाता है थ्रोइंग ऑफ लाइट इन डिफरेंट डायरेक्शंस ऑन पासिंग थ्रू रीजन्स ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, इट इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। नॉर्मली क्या है, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट है, अलग अलग साइज के, जिसमें स्मोक, मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर, डस्ट पार्टिकल्स, वाटर ड्रॉपलेट्स, बहुत सारे। तो ये क्या करते हैं, डिफ्यूज पार्टिकल से रिफ्लेक्ट कर देते हैं लाइट को बिफोर इट रीचेस द अर्थ। सबसे पहले स्टडी किया था इसको टिंडल ने स्टडी क्या किया था कि उन्होंने एक छोटे से स्लिट से लाइट को पास किया, छोटे से होल से लाइट को पास किया, तो हमें अंदर रूम में बैठे हुए वो बीम लाइट की दिखाई दी। अब ऐसा क्यों हुआ कि हमें वो बीम ऑफ लाइट विजिबल थी? बिकॉज डिफरेंट पार्टिकल्स दे आर प्रेजेंट इनसाइड द रूम। रूम के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट थे, उन छोटे छोटे पार्टिकल्स ने क्या किया, लाइट रे को रिफ्लेक्ट किया, और लाइट रे को जब रिफ्लेक्ट किया तो वो जो बीम लाइट की थी वो विजिबल हो गई। देखो, नॉर्मली अगर हम यूनिवर्स में ऊपर जाते हैं तो यूनिवर्स में क्योंकि एटमॉस्फेयर प्रेजेंट नहीं है, अब यूनिवर्स में एटमॉस्फेयर प्रेजेंट नहीं है तो हमें स्काई क्या है, हमें पूरा पूरा ब्लैक दिखाई देगा। ठीक है, लेकिन एटमॉस्फेयर में क्या होता है, बहुत सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट गैसेस प्रेजेंट होती है, स्मोक प्रेजेंट होती है, या बिग साइज के डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट है, वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट है। सब क्या करते हैं, ये सब करते हैं लाइट को रिफ्लेक्ट, और जब लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं तो लाइट स्कैटर भी हो जाती है डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट साइज ऑफ द पार्टिकल्स। अब वो जो स्कैटरिंग होती है लाइट की, दैट इज नोन एज द टिंडल इफेक्ट। ठीक है, स्कैटरिंग, अब मान लो हम अगर हम पार्टिकल्स को 3 साइजेस में डिवाइड कर देते हैं, जैसे वेरी फाइन पार्टिकल्स, वेरी लार्ज साइज पार्टिकल्स एंड लार्ज साइज पार्टिकल्स। अगर फाइन साइज पार्टिकल्स में बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स आते हैं, अब मैंने आप लोगों को बताया था कि जो लाइट रे है हमारी, अगर वो प्रिज्म में एंटर करती है या वाटर ड्रॉपलेट के थ्रू स्कैटर होती है, डिस्पर्स होती है, तो वो 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है। वो 7 कलर्स हो जाते हैं जिनमें वायलेट, इंडिगो, ब्लू, येलो, ऑरेंज, रेड, ऑरेंज, ग्रीन एंड रेड, ये सारे कलर्स हैं, विबग्योर जिसे हमने कहा। ठीक, तो मेनली क्या होता है कि वेवलेंथ रेड की सबसे ज्यादा होती है और ब्लू की शॉर्टर वेवलेंथ होती है। तो स्कैटरिंग होती है सबसे ज्यादा ब्लू कलर की, जिसकी सबसे कम वेवलेंथ होती है। तो जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं वो मेनली ब्लू कलर को बिकॉज ऑफ इट शॉर्टर वेवलेंथ स्कैटर करते हैं, इसकी वजह से कई बार हमें स्काई भी ब्लू ही दिखाई देता है। लार्ज साइज के जो पार्टिकल्स हैं, बहुत बड़े पार्टिकल्स, वो लॉन्गर वेवलेंथ को, रेड कलर को स्कैटर करेंगे, लेकिन और भी ज्यादा लार्ज साइज के पार्टिकल जैसे डस्ट पार्टिकल, स्मोक के हो गए, या गैसेस प्रेजेंट है, उस केस में क्या होगा कि लाइट रे को एज सच वो रिफ्लेक्ट कर देंगे, तो लाइट रे स्कैटर नहीं होगी, वो हमें एज सच व्हाइट कलर की ही दिखाई देगी। इसको यहाँ पर मैंने इस फॉर्म में आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है, दैट इज डस्ट पार्टिकल्स एंड वाटर ड्रॉपलेट्स सस्पेंडेड इन द एटमॉस्फेयर मच लार्जर देन द वेवलेंथ रेंज ऑफ विजिबल लाइट। मतलब कि विजिबल लाइट की वेवलेंथ से बहुत ज्यादा वेवलेंथ होती है डस्ट पार्टिकल्स और वाटर ड्रॉपलेट्स की। तो जब वाटर ड्रॉपलेट्स या डस्ट पार्टिकल्स तक व्हाइट लाइट आती है, इन पार्टिकल्स को हिट करती है, तो डिफरेंट कलर्स व्हाइट लाइट के रिफ्लेक्ट और स्कैटर हो जाते हैं इन द सेम वे। मतलब कि वो स्प्लिट नहीं हुई लाइट, बिल्कुल उसी तरीके से डिफरेंट डायरेक्शंस में
स्कैटर हो गई, डिस्पर्स हो गई, जिसकी वजह से जो स्कैटर्ड लाइट है वो हमें व्हाइट ही दिखाई देगी, बिकॉज इट स्टिल कंटेन्स ऑल द कलर्स ऑफ व्हाइट लाइट। एयर मॉलिक्यूल्स, नाइट्रोजन ऑक्सीजन गैस मॉलिक्यूल्स एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, उनकी वेवलेंथ कम होती है इन कंपैरिजन टू द विजिबल लाइट। तो दे आर स्कैटर्ड मच मोर बाय एयर मॉलिक्यूल्स, बट द हायर वेवलेंथ लाइट, जैसे रेड हो गई, ये स्कैटर होती है बहुत कम। दस व्हेन व्हाइट सनलाइट फॉल्स ऑन द एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स लाइक एयर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, it is not scattered as white light. The molecules of air scatter mainly the lower wavelength of light which have blue shades. शॉर्टर वेवलेंथ होती है ब्लू कलर की, इसीलिए ब्लू कलर सबसे ज्यादा स्कैटर होता है, जिसकी वजह से स्काई भी हमें ब्लू कलर का ही दिखाई देता है। ठीक है, देखो नॉर्मली क्या होता है कि सनलाइट जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में आती है तो लॉन्गर वेवलेंथ लाइट जैसे रेड, ऑरेंज, येलो एटसेट्रा ये प्रेजेंट होती है, ये बहुत ज्यादा एयर मॉलिक्यूल्स इनको स्कैटर नहीं कर पाते, तो ये स्ट्रेट निकल जाती है, स्ट्रेट पास ऑन हो जाती है। लेकिन जो शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट है, जैसे ब्लू लाइट है, ब्लू लाइट स्कैटर हो जाती है इन ऑल डायरेक्शन बाय द गैसेस एंड डस्ट पार्टिकल्स, जिसकी वजह से जब ब्लू कलर बहुत ज्यादा स्कैटर होगा तो स्काई भी हमें ब्लू कलर का दिखाई देगा। मैंने अभी अभी बताया कि यूनिवर्स में अगर हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो जितने एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको स्काई ब्लू कलर का नहीं दिखाई देता, उन्हें स्काई ब्लैक कलर का ही दिखाई देता है, बिकॉज नो एटमॉस्फेयर इज प्रेजेंट इन द यूनिवर्स। ठीक है, तो रीजन क्या है मोर स्कैटरिंग ऑफ ब्लू कलर का, कि वेवलेंथ ब्लू कलर की शॉर्टर होती है देन अदर लाइट, सो ब्लू कलर इज स्कैटर्ड इन ऑल डायरेक्शंस बाय द टाइनी मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर इन अर्थ एटमॉस्फेयर। देखो अब नॉर्मली क्या है, देखो यहाँ पर ये मैंने बता दिया आप लोगों को। नाउ टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट के बारे में अभी भी मैंने डिस्कस किया था, दैट इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनी नेचुरल फिनोमिना, बहुत सारे नेचुरल फिनोमिना के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वाइट बीम ऑफ लाइट which appears to come through the ventilation or through a slit of door, it is because of Tyndall effect and the dust particles in the air cause the scattering of light in this case। ये जस्ट अभी अभी एक्सप्लेन किया है। एक और एक्सपेरिमेंट टिंडल ने किया था, या हम भी कर सकते हैं, वो क्या है कि एक हम लेंगे सोर्स ऑफ लाइट, हमने कॉन्वेक्स लेंस लिया L1, एक हमने बीकर लिया, बीकर में हमने क्लियर वाटर को फिल किया पहले, फिर हमने लिया एक छोटा सा कार्डबोर्ड जिसमें हम होल बना देंगे, देन सेकेंड कॉन्वेक्स लेंस एंड देन दी स्क्रीन। हम क्या करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस बिकॉज इट इज अ कन्वर्जिंग लेंस, हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में स्टडी किया था, पढ़ा बताया था मैंने आप लोगों को कि कॉन्वेक्स लेंस इट इज अ कन्वर्जिंग लेंस। अगर फोकस पर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो लाइट रे पास होती है थ्रू द कॉन्वेक्स लेंस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो यहाँ पर क्या है, पैरेलली जाएंगी लाइट रेस, लाइट रे पास होगी इनटू दिस क्लियर वाटर which is present inside the beaker, और उसके बाद में कार्डबोर्ड से होती हुई सेकेंड कॉन्वेक्स लेंस से पास होती ही जब स्क्रीन पर आएगी तो व्हाइट कलर का ही पैच दिखाई देगा। लेकिन अब हमने क्या किया, इस बीकर के अंदर हमने थोड़ा सा थायोसल्फेट फिल कर दिया, थोड़ा सा थायोसल्फेट हमने इस क्लियर वाटर में मिक्स कर दिया, थायोसल्फेट को हम हाइपो भी कहते हैं। ठीक है, उसके साथ में हमने 2-3 ड्रॉप्स कंसंट्रेटेड HCl या H2SO4 की फिर डाल दी इसके अंदर, और हमने इसको एक बना दिया सॉल्यूशन। जैसे ही हमने कंसंट्रेटेड H2SO4 या SOH या HCl डाला तो जो थायोसल्फेट के अंदर के सल्फर मॉलिक्यूल्स हैं वो एक कोलॉइडल स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर देंगे, और ये जो सॉल्यूशन है इट बिकम्स क्लाउडी। अब जब लाइट रे इसमें से एंटर करेंगी तो मोस्ट ऑफ द ब्लू कलर बिकॉज ऑफ द शॉर्टर वेवलेंथ इट इज स्कैटर्ड बाय द सल्फर मॉलिक्यूल्स, सल्फर मॉलिक्यूल्स उन ब्लू कलर को स्कैटर कर देंगे इनटू डिफरेंट डायरेक्शंस, और हमें वाटर ब्लू कलर का दिखाई देने लगेगा। लेकिन जो लॉन्गर वेवलेंथ की लाइट रेज हैं जैसे कि रेड, ऑरेंज, येलो या और दूसरी हायर लार्जर वेवलेंथ वाले लाइट कलर्स, वो एंटर होंगे और स्ट्रेट पास ऑन हो जाएंगे फ्रॉम दिस कॉन्वेक्स लेंस, होल से होते हुए कॉन्वेक्स लेंस तक जाएंगे। अब क्योंकि पैरेलल लाइट रेज आ रही है कॉन्वेक्स लेंस में तो इमेज कहाँ पे बनेगी, इमेज बनेगी फोकस पर, तो हमें एक पैच रेड कलर का दिखाई देगा ऑन टू द स्क्रीन, बिकॉज ऑफ द लार्जर वेवलेंथ it is least scattered, and blue color because of the shorter wavelength it is maximum scattered, and we see this blue color into the solution, हमें सॉल्यूशन भी ब्लू कलर का ही दिखाई देगा। ठीक है, ऑब्जर्व हमने क्या किया, इससे हमने इससे ये ऑब्जर्व किया कि लाइट रेज में ब्लू कलर की शॉर्टर वेवलेंथ होती है,
इसीलिए वो स्कैटर होता है बहुत जल्दी। लेकिन अगर उस रेड कलर की या दूसरे कलर्स की वेवलेंथ ज्यादा होती है तो वो लीस्ट स्कैटर होते हैं, जिसकी वजह से हमें पैच रेड कलर का दिखाई दिया। नाउ कलर ऑफ सनराइज एंड सनसेट। सनराइज और सनसेट के टाइम पर कलर होता है रेड कलर या ऑरेंजिश रेड कलर। लेकिन अगर सन हमारे ठीक ओवरहेड होता है तो उस केस में हमें कलर स्काई का कलर ब्लू दिखाई देता है, या हम ये कह सकते हैं व्हाइट कलर का दिखाई देता है। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है कि जिस समय सनसेट या सनराइज होता है तो सन होराइजन के नियर होता है, पास होता है। होराइजन के पास का मतलब हो गया कि उसे लाइट रेज को बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है टू द ऑब्जर्वर तक पहुंचने के लिए। उस केस में क्या होगा कि जितना भी ब्लू शॉर्टर वेवलेंथ के कलर्स होंगे, जैसे ब्लू कलर, वो स्कैटर हो जाएंगे, कंप्लीटली स्कैटर हो जाएंगे, और हमारे पास तक ऑब्जर्वर तक सिर्फ वही कलर आएगा जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, दैट इज द रेड कलर। इसीलिए सनराइज और सनसेट के समय हमें स्काई का कलर या सन का कलर हमें रेड दिखाई देता है। लेकिन नून दोपहर के समय ओवरहेड होता है, सन हमारे ठीक ऊपर होता है, तो सनलाइट को बहुत थोड़ा सा डिस्टेंस, बहुत शॉर्टर डिस्टेंस ट्रेवल करना होता है थ्रू द एटमॉस्फेयर। तो उस केस में जल्दी सारे कलर्स स्कैटर नहीं हो पाते, डिस्पर्स नहीं हो पाते, तो सनलाइट हमें व्हाइट कलर की दिखाई देती है और स्काई भी हमें नियर टू व्हाइट दिखाई देता है। ठीक है, सो दिस इज द रीजन व्हाई एट नून टाइम ब्लू एंड वायलेट कलर्स दे आर लीस्ट स्कैटर्ड, या हम ये कह सकते हैं कि we see only the white light, and the sky it also appears to be white. So this is whole about the human eye and the colorful world. इसके बारे में मेरे ये 3 पार्ट्स थे। तीनों पार्ट्स के जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को शेयर कर दूंगी, और आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो उन लिंक्स के थ्रू मेरे वीडियोस देखकर इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हो।